नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 55, 55वां लेक्चर अपने आज करने जा रहे हैं। देखिएगा, अभी तक जो अपने पढ़ा है या अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। लाइजेशन यानी निषेचन अपना टॉपिक चल रहा था। अब देखिएगा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की यदि हम बात करें तो निषेचन की परिभाषा आपने बात कर चुके हैं कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें दो युग्मकों का संलयन होता है और उन युग्मकों का जो प्रोन्यूक्लियाई है, पराग केंद्रक जो होते हैं, वो दोनों आपस में मिलते हैं या पराग केंद्रकों को क्या हो जाता है, संलयन होता है। इसमें इन दोनों नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं जिससे दोनों के पराग केंद्रकों का क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब देखिएगा कि हम जो टॉपिक चल रहा था अपना प्रीवियस क्लास में वो था मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया अपने चल रहा था। तो इसके अंदर आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो 5 भागों में संपन्न होता है। सबसे पहला था शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, कि शुक्राणु जो अंडे तक पहुंचने की एक प्रक्रिया जो है वो होती है पहली। दूसरा है युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन, कैप्सिकेशन जिसको कहा जाता है। कैप्सिकेशन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि जो एक ही जाति के नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना क्या कहलाता है, योग्यतार्जन कहलाता है। तीसरी घटना क्या होती है, एक्रोसोमल क्रिया व भेदन। चौथी घटना एक्रोसोम भी मैंने बताया था कि इसमें जो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपिनोमा संरचना पाई जाती है जिसको एक्रोसोम कहा जाता है। और एक्रोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी द्वारा बनता है और उसके अंदर लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अण्ड झिल्ली को गलाने का कार्य करता है। चौथी जो घटना थी वो था अंडाणु का सक्रियण। अंडाणु का जब सक्रियण होता है तो उसके अंदर कई उपापचयी परिवर्तन होते हैं और उपापचयी परिवर्तनों से क्या होता है कि जैसे पॉलिस्पर्मी जैसी घटनाएं रुकती है और साथ में जो अंडा जो है आगे निषेचन के बाद की घटनाओं के लिए यानी प्रोटीन संश्लेषण जैसी प्रक्रिया भी उसके अंदर बढ़ जाती है। और लास्ट है कि युग्मकों के प्रोक केंद्रों का जो प्रोन्यूक्लियस है उनका आपस में संलयन होना। तो जब भी संलयन होगा तो जाइगोट बन जाता है और संलयन के लिए एक निश्चित पथ होता है, उस पथ को भी अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सारी घटनाएं निषेचन के दौरान घटती है। अब हम जो सबसे पहली बात करने जा रहे हैं वो है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, यानी कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। अब देखिएगा कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना ये लैंगिक प्रजनन करने वाले जंतुओं के अंदर जो है एक बहुत बड़ी समस्या होती है और खासकर जिनके अंदर बाह्य निषेचन पाया जाता है उन जंतुओं के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं में क्या होता है कि जो नर और मादा युग्मक है उनको जल के अंदर छोड़ा जाता है। तो अब देखिएगा होता क्या है कि आपने पहले भी बात की थी कि जो नर और मादा युग्मक है इनका जो जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है या बाह्य जो वातावरणीय कारक है उनसे ये प्रभावित हो सकते हैं, होकर के नष्ट भी हो जाते हैं। तो ये सारी बाधाएं यानी उनका जीवन काल भी कम होता है, वातावरणीय बाधाएं भी उनके लिए होती है। तो इन सब से बचकर भी वो या इन सब का सामना करते हुए भी निषेचन जैसी घटनाएं संपन्न होती है। तो इसके लिए इनके अंदर विशेष प्रकार के जंतुओं में अनुकूलन पाए जाते हैं। तो अपने जो सबसे पहला है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। शुक्राणु का
अंडाणु तक पहुंचना। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो यही है कि शुक्राणु जो अंडाणु तक पहुंचेंगे। देखिएगा अब क्या होता है इसके अंदर कि आंतरिक निषेचन करने वाले जंतुओं को कोई ज़्यादा बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि आंतरिक निषेचन करने वाले जंतुओं में जो शुक्राणु है वो मादा की योनि के अंदर छोड़े जाते हैं, वहाँ से वो गर्भाशय से होते अंडवाहिनी तक पहुँच जाते हैं। केवल अंदर वहाँ पीएच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कोई वातावरणीय कारक ज़्यादा उनको प्रभावित वहाँ नहीं करते हैं। परंतु बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं में शुक्राणु अंडाणु जो दोनों ही हैं वो जल के अंदर छोड़े जाते हैं। और जल के अंदर जब छोड़े जाते हैं तो मैंने बताया कि उसको जैसे जल की पीएच है, जल का तापमान है, उसके अलावा दूसरे जो जंतु हैं उनका कह सकते हैं उनका शिकार होना पड़ सकता है। उसके अलावा अन्य कोई वातावरणीय कारक है उनसे भी नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। और सबसे बड़ी बात कि इनका जीवन काल होता है वो निश्चित होता है। यदि उस जीवन काल के दौरान यदि शुक्राणु अंडे तक पहुंच जाए तो जो है निषेचन की संभावना बनी रहेगी। यदि शुक्राणु अंडाणु तक उतने समय में नहीं पहुंच पाता है तो निषेचन नहीं होगा। उसके अलावा फिर ये भी रहता है कि शुक्राणु जो है वो गतिशील होता है, पूंछयुक्त संरचना होती है, जबकि जो अंडाणु होता है वो एचलायमान संरचना होती है। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए या इन सब प्रक्रियाओं को देखते हुए फिर भी निषेचन करने के लिए जंतुओं में कई पद्धतियाँ पाई जाती है या जंतुओं के अंदर कई ऐसी युक्तियाँ पाई जाती है या ऐसे मैकेनिज्म पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो क्या निषेचन की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता या संभावना को क्या करते हैं बनाए रखते हैं। उनमें से कुछ युक्तियाँ निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले जो है कि प्रजनन काल के अंदर जो है नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो युग्मक हैं उनका जो त्याग है वो एक निश्चित समय यानी साथ साथ करें। पहली बात तो ये है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए मतलब ये हुआ कि जैसे निषेचन की संभावना बनी रहे, युग्मक नष्ट नहीं हो, तो इसके लिए जो युक्तियाँ उनकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नर और मादा के द्वारा जो प्रजनन काल होता है उस समय क्या हो कि जो नर और मादा युग्मक है वो उनका विसर्जन एक समय हो। एक समय का मतलब जिस समय मादा ने अंडे का त्याग किया है जल उसी समय नर भी शुक्राणुओं का त्याग कर दे। दूसरी जो बात है कि जो नर युग्मक है वो नर के द्वारा मादा की योनि के निकट उनका क्या किया जाए, विसर्जन किया जाए। यानी जो शुक्राणु है वो विसर्जित करे, कहाँ करे, या तो मादा की योनि के अंदर करे या क्या करे मादा के योनि के नज़दीक करे, ताकि जैसे मादा अंडे का त्याग करे तो शुक्राणु वहाँ पर चला जाए। और यदि शुक्राणु को यदि मादा के योनि में छोड़ा जाए है तो योनि के अंदर वो फिर अपने पूंछ की सहायता से तरंगित गति करते हुए जो शुक्राणु है वो अंडे तक पहुँच जाए। दूसरी युक्ति ये होती है। तीसरी ये है कि नर युग्मक जो है वो लाखों की संख्या में उत्पादित हों, नर के द्वारा शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडे लाखों की संख्या में उत्पादित हो। उससे क्या होगा कि जो अधिकतर यदि शुक्राणु अंडाणु अगर नष्ट भी हो जाएं या अधिकतर युग्मक अगर नष्ट भी हो जाएं तो भी क्या हो कि उनमें से कुछ जीवित रह जाएं और जो जीवित रहे हैं वो निषेचन में भाग ले सकें। तो इसके लिए ये भी कंडीशन है या ये भी एक युक्ति, और जंतुओं में होता भी ऐसा है कि जो युग्मक हैं उनकी संख्या लाखों में बनती हैं, करोड़ों में बनती है, ताकि जो निषेचन की प्रायिकता है या संभावना है वो क्या रहे, बनी ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। उसके अलावा जो अंडा जो है वो आकार में क्या हो, बड़ा हो। अब अंडा आकार में बड़ा होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि शुक्राणु, चूँकि अंडा अगतिशील गोलाकार संरचना होती है जबकि शुक्राणु की अगतिशील संरचना होती है, तो अगर अंडे का आकार बड़ा होगा तो जिससे क्या होगा कि शुक्राणुओं को क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा तो उससे क्या होगा कि एक तो शुक्राणु जल्दी अंडे तक पहुँच जाएगा या उस अंडे के किसी भी सतह के संपर्क में जब आएगा तो निषेचन की संभावनाएँ ज़्यादा रहेगी। और यदि अंडे का आकार छोटा होगा तो उससे क्या होगा कि जो शुक्राणु है वो अंडे के सतह तक कम पहुँच पाएंगे। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक अंडे को निषेचित करने के लिए केवल एक शुक्राणु नहीं जाता है बल्कि एक से ज़्यादा शुक्राणु जाते हैं। तो अब जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा अंडे का आकार बड़ा होगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राणु उसके संपर्क में आएंगे। ज़्यादा शुक्राणु के संपर्क में आएंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें से एक जो शुक्राणु होगा कि निषेचन में इजीली भाग ले सकता है। तो इसलिए अंडे का जो आकार है वो भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी 4 या 5 ऐसी नीतियाँ होती है कि जो निषेचन की संभावना को क्या रखती है, बनाए हुए रखती है। तो सबसे पहले अब इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले
नर व मादा युग्मकों का विसर्जन एक ही समय में हो, एक ही समय में हो, यानी जिस समय नर शुक्राणुओं का उत्सर्जन कर रहा है, विसर्जन कर रहा है, उसी समय मादा भी क्या करे, अंडाणुओं का विसर्जन करे। उसके अलावा दूसरी जो कंडीशन है, नर व मादा युग्मकों का विसर्जन एक दूसरे के पास में हो, या किसमें, बाह्य निषेचन में, थोड़ा सा और इस बात को सही लिख देता हूँ, बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं में, क्योंकि इनमें निषेचन से बाह्य होता है, तो अंडों शुक्राणु को क्या हो कि जहाँ अंडों को त्याग किया जा रहा है मादा के द्वारा, उसी समय नर उसके पास में शुक्राणु को या उनके ऊपर शुक्राणु का त्याग कर दे, तथा या यूँ लिख दें, या नर युग्मक मादा की योनि में छोड़े जाए, मादा की जाए, किसमें, आंतरिक निषेचन वाले जंतुओं में, वाले जंतुओं में। तो अब देखिएगा, तो ये कंडीशन भी लागू होती है ताकि निषेचन की संभावना क्या रहे, बनी हुई रह के। उसके अलावा जो है नर युग्मक जो है लाखों की संख्या में निर्गमित होने चाहिए, युग्मक होने चाहिए। अब नर युग्मक यदि लाखों की संख्या में निर्गमित होंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि निषेचन की जो संभावना है वो क्या रह जाएगी, अधिकतम रह जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा होता भी है, निषेचन की संभावना अधिकतम रहे। अब देखिएगा इसमें क्या है कि जैसे अपने स्तनधारियों की यदि बात करें तो स्तनधारियों के अंदर ऐसा होता है कि शुक्राणु है वो संख्या बहुत ज़्यादा बनते हैं, जबकि अंडा है, जैसे महिलाओं के अंदर एक रक्त चक्र के दौरान एक अंडा बनता है, जबकि नर के द्वारा शुक्राणु में जब निषेचन की क्रिया होती है तो लाखों की संख्या में छोड़े जाते हैं। तो उसका मतलब उसका यह कहते हैं इस प्रोसेस का फायदा क्या है कि निषेचन की संभावना क्या रहे, अधिक से अधिक रहे, क्योंकि देखिएगा जितने शुक्राणु छोड़े जाते हैं या जितने शुक्राणु बनते हैं वो सारे के सारे जीवित नहीं रह पाते। क्या होता क्या है कि कुछ शुक्राणु जैसे मान लें पोषण के अभाव में खत्म हो जाते हैं, कुछ शुक्राणु तरल माध्यम के अभाव में समाप्त हो जाते हैं, कुछ शुक्राणु जो है किसी भी शरीर शुक्राणु की संरचना जो होती है उसमें कोई कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं, जैसे किसी के अंदर पूंछ नहीं तो वो नष्ट हो जाते हैं, या किसी जो शुक्राणु है वो टेम्परेचर शरीर की बॉडी के टेम्परेचर या शरीर की कोई पीएच की वजह से क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। कुछ शुक्राणु के अंडे तक पहुंच तो जाते हैं परंतु एनर्जी लेवल डाउन होने की वजह से वो अंडे के अंदर नहीं घुस पाते हैं। कुछ जंतु शुक्राणुओं में हो सकता है कि एक्रोसोम एक्टिवेट नहीं हो, भेदन में कोई दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार ये बहुत सारी ऐसी संभावनाएं रहती हैं शुक्राणुओं के नष्ट होने की। परंतु यदि शुक्राणु यदि मान लें पहले से ही कम हो तो उससे क्या होगा कि पहले से ही कम है और इन सभी कारणों से शुक्राणु और ज़्यादा नष्ट हो गए तो निषेचन की संभावनाएं कम रहेगी। अब यदि शुक्राणु ज़्यादा होंगे तो उनमें से यदि कुछ नष्ट भी हो जाए तो कुछ जो जीवित रह गए वो निषेचन की संभावनाओं को बनाए हुए रखते हैं। इसलिए नर युग्मक लाखों की संख्या में क्या उसका अच्छा इसका ये भी है कि चूँकि गतिशील संरचना शुक्राणु होती है, अब अंडा जो है वो गतिशील नहीं होता है तो इसलिए उसको ज़्यादा यूँ कह सकते हैं उसके नष्ट होने की संभावनाएं कम रहती हैं। जबकि शुक्राणु गतिशील संरचना है तो ऊर्जा है, पीएच है, ये सारे ऐसे रीजन हैं जो शुक्राणु को नष्ट करने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा
जो अंडा है उसका आकार जो है वो बड़ा होना चाहिए। अंडे का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि शुक्राणुओं को अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध हो सके। अब सीधी सी बात है, अब वही बात है कि एक तो अंडे का कार्य ये हो और एक ये अंडे का कार्य ये हो, तो एक तो इसमें जो क्षेत्रफल मिलेगा वो कम मिलेगा शुक्राणुओं को, इसमें क्षेत्रफल क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब ज़्यादा क्षेत्रफल मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राणु इस अंडे के संपर्क में आएंगे, और अंडे के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा कि जो निषेचन की संभावना है वो क्या बनी रहेगी, अधिक बनी रहेगी। और यदि क्षेत्रफल कम होगा तो निषेचन की संभावना भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है ये चारों ही संभावना ऐसी है जिसके अंदर जो है शुक्राणु अंडे तक पहुंच जाए, या यूँ कह सकते हैं कि निषेचन की संभावनाएं क्या रहे जो है क्या कह सकते हैं कि निषेचन की जो संभावना है वो अधिक बनी रहती है इन चारों ही कारणों से, और ऐसे ही प्रयास जंतुओं द्वारा किए जाते हैं। अब देखिएगा कि अंडे शुक्राणु का अंडे तक पहुंचना, या यूँ कहते हैं कि निषेचन एक रैंडम प्रोसेस होता है, एक यादृच्छिक घटना होती है, क्योंकि शुक्राणु जो बाह्य निषेचन करने वाले जंतु हैं उनके अंदर क्या होता है कि शुक्राणु अंडाणु जल के अंदर छोड़े जाएँ, पीएच है, तापमान है जल का, या किसी और वातावरणीय कारक से शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं, वो अंडे तक नहीं पहुंच पाए। तो अगर शुक्राणु अंडे तक पहुंच जाए तो वो एक रैंडमली एक प्रोसेस है, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है शुक्राणु की जो पूंछ होती है वो भी क्या करती है, हेल्प करती है, क्योंकि शुक्राणु गति उसी की सहायता से करता है। तो पहला अपना जो टॉपिक था वो यही है कि शुक्राणु का अंडे तक पहुंचना, और मैंने बता दिया कि शुक्राणु अंडे तक पहुंचने के लिए जंतुओं के द्वारा ये सारे प्रयास किए जाते हैं। दूसरी जो घटना है वो है युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन। युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन। अब देखिएगा योग्यतार्जन को इंग्लिश में कहा जाता है कैप्सिकेशन। क्या कहा जाता है, कैप्सिकेशन। अब संपर्क और योग्यतार्जन ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। योग्यतार्जन का मतलब क्या है, यहाँ सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बता देता हूँ। योग्यतार्जन इंग्लिश में कहते हैं इसको कैप्सिकेशन। क्या कहा जाता है इसको, कैप्सिकेशन। अब योग्यतार्जन का मतलब क्या होता है, इसे निषेचन की विशिष्टता भी कहा जाता है, कहा जाता है। जाता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही जाति के अंडे को उसी जाति के शुक्राणु द्वारा निषेचित करना, उसी जाति के शुक्राणु द्वारा
ही योग्यतार्जन है। क्या कहलाता है? योग्यतार्जन कहलाता है। अब देखिएगा कि ये जो योग्यतार्जन है ये ज़रूरी है प्रत्येक जीव के अंदर या प्रत्येक जाति के सदस्यों के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि चलो आंतरिक निषेचन करने वाले जंतुओं में तो क्या होता है कि उसी जाति के नर और उसी जाति के मादा के बीच में मैथुन जैसी घटना होती है, कोपुलेशन जैसी घटना जो होती है जिससे निषेचन एक जाति के सदस्यों के बीच में होता है। परंतु बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं के अंदर या जातियों के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी एक जाति का अंडा दूसरी जाति के शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बल्कि होता क्या है कि जो अंडा होता है किसी जाति का वो उसी जाति के अंदर के शुक्राणु द्वारा क्या होता है? हमेशा निषेचित होता है। तो ये घटनाएं क्या कहलाती है? योग्यतार्जन कहलाती है। अब जो योग्यतार्जन की यदि हम बात करें तो वैज्ञानिक इस घटना को एंटीजन एंटीबॉडी के संदर्भ में मानते हैं कि जिस प्रकार से जो बॉडी होती है उनके लिए एक निश्चित एंटीजन शरीर के अंदर उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार से ये एक जो घटना होती है योग्यतार्जन वाली, ये कीमोटैक्सिस की घटना होती है, रसायनानुचलन घटना होती है। रसायनानुचलन का मतलब क्या होता है कि जो है अंडे और शुक्राणु के द्वारा कुछ ऐसे रसायन स्रावित होते हैं जो उस मतलब जो जाति विशेष होते हैं वो रसायन, और उसी जाति के अंडे द्वारा स्रावित होंगे तो उसी जाति के शुक्राणु के रसायन को अपनी तरफ आकर्षित करें, जिससे वो शुक्राणु उसी जाति के अंडे को क्या करता है? निषेचित करता है। तो ये घटना कीमोटैक्सिस कहलाती है। और कीमोटैक्सिस का होना ही योग्यतार्जन की एक महत्वता को शो करता है या प्रकट करता है कि योग्यतार्जन है उसका वजह क्या है? कीमोटैक्सिस यानी रसायनानुचलन। इसके लिए क्या है कि कुछ जंतुओं में देखा भी गया है, पौधों के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट होती है, लेकिन सिलेंड्रेटा और मछलियों के अंडों में जो है कीमोटैक्सिस को देखा गया है। उसके अलावा कैंपुलेरिया जो एक जंतु होता है कि अंडों का उत्पादन जो है मादा के गोनेजिया द्वारा होता है, और जो कि थीका आवरण होता है उस थीका आवरण द्वारा क्या होते हैं? ढके रहते हैं। अब होता क्या है कि इस थीका के ऊपर एक छिद्र पाया जाता है, और निषेचन के समय क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं वो इस छिद्र जो होता है उस छिद्र यानी जिसको माइक्रोपाइल भी कहते हैं, उस माइक्रोपाइल के क्या होते हैं? चारों ओर क्या रहते हैं? आकर्षित रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कैंपुलेरिया जो मादा होती है उस मादा की गोनेजिया के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो है अंडों का स्त्राव किया जाता है, और जब अंडों का स्त्राव करती है तो उन अंडों के मतलब यूँ कह सकते हैं कि उस गोनेजिया द्वारा जब अंडों का स्त्राव किया जाता है तो साथ में एक रसायन भी छोड़ दिया जाता है। अब रसायन जब छोड़ा जाएगा तो उन अंडों के ऊपर एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। तो जो उसी जाति के शुक्राणु क्या होते हैं कि वो जो छोड़ा गया रसायन है उससे आकर्षित होकर के उस माइक्रोपाइल के चारों तरफ मतलब उसको घेरे हुए रहते हैं। तो ये बात किस में देखी गई है? कैंपुलेरिया एनिमल के अंदर देखी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिद्ध हुआ कि कैंपुलेरिया की जो मादा है उसकी गोनेजिया के द्वारा, गोनेजिया फीमेल और पार्ट होता है जो को अंडों को उत्पादित करता है, उसने अंडों का उत्पादन तो किया ही किया, साथ में रसायन का भी स्त्राव कर दिया। अब रसायन का जब स्त्राव हुआ है तो वो जाति विशेष होगा, तो कैंपुलेरिया नर के जो शुक्राणु हैं वो ही आकर्षित होंगे, और आकर्षित होकर के वो अंडों के जो माइक्रोपाइल नामक छिद्र होते हैं उनके चारों तरफ क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। उसके अलावा इस घटना को स्ट्रेजियन और जो लैम्प्रे हैं उनके अंदर भी देखा गया है, और जो स्ट्रेजियन और लैम्प्रे जो जंतु होते हैं इनके अंडों पर भी सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको माइक्रोपाइल कहा गया है, और इनके अंडों के द्वारा भी रसायन छोड़े जाते हैं, और वो रसायन उसी जाति के शुक्राणुओं को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और वो शुक्राणु जो है उन माइक्रोपाइल के चारों ओर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं किसके लिए जिम्मेदार है? यानी ये कीमोटैक्सिस की जो घटना होती है, कीमोटैक्सिस की जो घटना होती है ये किसके लिए जिम्मेदार होती है? इस योग्यतार्जन के लिए जिम्मेदार होती है। यानी योग्यतार्जन का अर्थ क्या होता है कि उसी जाति के अंडों को उसी जाति के शुक्राणु द्वारा क्या करना? निषेचित करना। क्या कहलाता है? योग्यतार्जन कहलाता है। उस योग्यतार्जन के लिए उस कीमो के लिए कैप्सिकेशन के लिए कौन सी घटना होती है? रसायनानुचलन या कीमोटैक्सिस है वो जिम्मेदार होता है। और कीमोटैक्सिस का मतलब क्या है कि उसी जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे की ओर आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि अंडे के द्वारा रसायन स्रावित होते हैं, वो उसी जाति के शुक्राणु को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये घटना कीमोटैक्सिस या रसायनानुचलन कहलाती है। इसके लिए F.R. लिली है, टाइलर, उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए थे जो अपने कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।